हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सब्जेक्ट साइंस यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2020-21 के लिए जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था साइंस का, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन था, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो मित्रों, इसका उत्तर ये है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मित्रों, आपको इसमें एक उदाहरण भी लिखना था। उदाहरण है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl साइनोफेरो बनता है इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग सामान्यतः भाषा में नमक बोलते हैं, और जल का निर्माण होता है यानी H2O। मित्रों, आपको पता है, जब हम लोग प्रयोगशाला में किसी प्रबल अम्ल से जल जाते हैं तो दुर्बल क्षार लगाते हैं, और प्रबल क्षार से जल जाते हैं तो दुर्बल अम्ल लगा देते हैं, यानी उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मित्रों, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आप इसका उदाहरण याद रखिएगा, NaOH प्लस HCl साइनोफेरो NaCl प्लस H2O। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न 6 के उत्तर पर। तो उसमें है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी मित्रों ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। मित्रों, आदान प्रदान यानी वह कुछ अभिक्रिया के अणु अपने आप से लेता है और कुछ देता है, उससे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देना चाहता हूँ, AB प्लस CD साइनोफेरो AC और BD। मित्रों, आपको यहाँ समझना चाहना है, एक अभिकारक का अणु लेता है और एक अपने यहाँ ही पड़ोसी अणु उसको देता है। इसका उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl साइनोफेरो PbCl2 प्लस 2HNO3। इसका मित्रों नाम लिखना भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जहाँ PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है, और जो HCl है वो आपको पता ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और जो PbCl2 है वो है लेड क्लोराइड, और HNO3 है वो है नाइट्रिक अम्ल, जो कि प्रबल अम्ल है। मित्रों, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता जाऊंगा, आप इसे अच्छे से नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है और मैं आपको टॉप के क्वेश्चन भी दूंगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर में। उसमें आपको था, परावर्तन के नियम लिखिए। तो मित्रों, परावर्तन के नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका नियम है, जिसे परावर्तन के नियम कहते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण, कोण I परावर्तन कोण, कोण R के बराबर होता है, यानी मित्रों एंगल I बराबर होगा एंगल R के, यानी I जहां है आपतन कोण और R है परावर्तन कोण। ये मित्रों आपके परावर्तन के दो नियम हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। अगर हम तल की बात करें तो आप कागज के तल की बात कर सकते हैं। दूसरा है कोण I यानी परावर्तन कोण, कोण R यानी परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी एंगल I बराबर होगा एंगल R के। मित्रों, ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार प्रतियोगिता परीक्षाओं और बोर्ड में पूछा जा चुका है। मित्रों, हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वो है एंजाइम, एंजाइम और बिकर। मित्रों, आप ये शब्द याद रखिएगा, एंजाइम और बिकर ये एक ही होते हैं। तो आपको टिप्पणी के लिए आया था उसमें क्वेश्चन, एंजाइम बिकर पर टिप्पणी लिखिए। तो सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स अणु अत्यधिक जटिल संरचना वाले वृद्धाणु होते हैं, जैसे लाइसोजाइम, लाइपेज, टाइलिन। मित्रों, मैं आपसे पास एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने में लार बनती है और वो खाना सीधे हमारे लोगों के पेट में जाता है। तो मित्रों, मेरा क्वेश्चन ये है इस पेपर के माध्यम से कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे।
और जो प्रश्न 9 है उसका उत्तर है हमारे शरीर में वसा पाचन यानी पाचन का क्रिया किस प्रकार होती है। तो मित्रों इसका उत्तर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे शरीर में वसा का पाचन निम्न प्रकार से होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलका के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलकाओं में खंडित कर देता है। यानी upboardsolution.com आप इसमें भी हम लोगों का ये देख सकते हैं। तो गोलकाओं को खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशय में स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा गिल्सराल में परिवर्तित कर देता है। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पर अम्ल के बारे में बात आती है, तो ये आपका पूरा हुआ क्वेश्चन। आप इसमें इतना ही लिख देना तो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की उत्पन्न होती है, यानी मित्रों उत्पाद के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब जिसमें ऊष्मा भी निहित हो, यानी वह क्रिया रिएक्शन हो जिसमें ऊष्मा भी निकले। तो मित्रों आपका उदाहरण हो गया C+O2, साइनोफेरो CO2 प्लस ऊष्मा। C हो गया कार्बन, O2 हो गया ऑक्सीजन के दो अणु, और साइनोफेरो के बाद बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इसमें निकलती है ऊष्मा। तो यह अभिक्रिया हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी प्रदान होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है। आप इसे प्रश्न पत्र से मैच कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आपका प्रश्न 11 क्रमांक का उत्तर ये है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पर विचलित का अर्थ है कि अपने मार्ग से भटक जाना या दूसरी ओर पलायन कर जाना। तो अपवर्तनांक की परिभाषा होती है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से वह भटक जाती है। ये विचलन माध्यम और उस माध्यम के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। यह अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश के चालों का अनुपात होता है। मित्रों मैं भी इंटर क्लास कर चुका हूँ, मेरे भी कंपटीशन लेवल नेवी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपवर्तनांक होता है वो माध्यमों का अनुपात होता है। मित्रों जो आपका प्रश्न क्रमांक 12 का है उसमें आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया गया है। मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल क्या है। आप न्यूमेरिकल उस प्रश्न पत्र में देख लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में मैंने केवल सॉल्व ही पेपर कराए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा या कौन सी टेक्निक लगेगी, जिसके माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस न्यूमेरिकल का जो आंसर है क्या होगा। इसमें P बराबर फार्मूला लगेगा 1/F × M। M का मतलब यहाँ पर है अगर लंबाई आपको मीटर में दी गई है तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो P बराबर 100/F, यानी हमें यहाँ पर मान निकालना होगा। तो मित्रों आपका ये हो जाएगा पहले P बराबर 100/F, और इसके बाद हम करेंगे जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा P बराबर 100 जो आपकी न्यूमेरिकल में दी गई है 100/F। तो P बराबर हो जाएगा आपका 100/40। इससे आप काट लीजिएगा 40 दूनी 80 और 4 चे 20 यानी 2.5, यानी P बराबर आ गया आपका 2.5। ये आपका मित्रों आंसर हो गया P बराबर 2/5। लेकिन मित्रों आपको यहाँ पर केवल पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि जो ये डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक जो आपको D बनाया है लास्ट में, इससे आप ध्यान से रखिएगा। तो P बराबर आपका आंसर केवल पॉजिटिव में आ जाएगा। हम इसके आगे नेगेटिव चिन्ह नहीं लगा सकते क्योंकि ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो P बराबर प्लस का चश्मा लगेगा, P बराबर प्लस 2.5D। जो मित्रों यहाँ पर D है आप संकोच ना करिएगा, ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, जिसे D फॉर बोलते हैं हम लोग डायोप्टर, पॉइंट भी टू नोटेड डायोप्टर।
प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रश्न क्रमांक 12 आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा और मैं बताइएगा कि क्या है।